SBI हिस्ट्री एंड करंट ट्रेंड्स। उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप लोग फ्लोर्स ऑफ SBI और स्टॉक्स ऑफ SBI की डेफिनेशन लेकर आइएगा, वो पार्ट 1 के अंदर मौजूद थे। ठीक है, अब मैं चल रही हूँ उसके आगे ताकि हम देख सकें कि SBI जो है कब बढ़ना शुरू हुई और किस तरीके से वो आगे बढ़ी है या उसका तरक्की का काम कब शुरू हुआ है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो है SBI का रुझान शुरू हुआ था। ठीक है, और शुरू हुआ था तो बहुत तेज़ी से ये नदी में गाड़ी स्टार्ट होती है, आ रहा है 5 मिनट स्टार्ट करना पड़ेगा। बहुत तेज़ी से बढ़ा। तो वही आ रहा है। और सबसे ज़्यादा जो इस कंट्री के अंदर हुआ वो US था। ठीक है, अच्छा मतलब मैं ज़्यादा था 1970 के मिड से लेकर मिड ऑफ 1980 इस्तेमाल करते हैं। नहीं देख पाएगा FDI जो है बहुत तेज़ी से बढ़ी। ठीक है, मिड ऑफ 1970s से लेकर 1990s के अर्ली टाइम पीरियड में डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर FDI जो है वो जाना शुरू हुई या इंक्रीज़ होना शुरू हुई। मगर ये इंक्रीज़ बहुत स्लो था, यानी वो रैपिड इंक्रीज़ नहीं था, स्लोली था, बढ़ रहा था मगर स्लो स्पीड्स के साथ। ठीक है, मगर तकरीबन यही हुआ। ऑलमोस्ट जो ट्रेंड देखा गया वो ये देखा गया कि एक इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री से FDI निकल के दूसरे इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री पे जा रहे हैं। ठीक है, तो 1980 के अंदर USA जो था वो सबसे बड़ा और सबसे मशहूर कंट्री था। ठीक है, जो कि एफिलिएट्स को वेलकम कर रहा था। ये एफिलिएट्स के लिए जो है होस्ट कंट्री बन रहा था सबसे बड़ा। यहाँ तक कि जापान के पास सबसे ज़्यादा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही थी, बट स्टिल USA जो है वो सबसे बड़ा होस्ट कंट्री बन रहा है। ठीक है, अब बहुत एक बेतुका सा सवाल उठता है कि ये MNEs जो है ये एग्जिस्ट क्यों करती है। वाई डू मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस एग्जिस्ट।
ठीक है। देखिए, इसमें होता बेसिकली ये है कि मल्टीनेशनल्स जो होते हैं वो अपने फाइनेंशियल के जो कैपिटल्स होते हैं उनको एक ही जगह नहीं रखता है, वजह उसका रिटर्न और रिस्क। ठीक है, तो उसकी कोशिश ये होती है कि वो रिस्क को और रिटर्न को डिफरेंट जगहों में डिफरेंट प्रोपोर्शंस के अंदर बांट दे। इस वजह से वो अपनी छोटी छोटी ब्रांचेस जो होती हैं वो डिफरेंट होस्ट कंट्रीज़ के अंदर जो है वो खुलती है। तो एग्जिस्ट क्यों करे, इसकी पहली वजह है इनहेरेंट डिसएडवांटेज। ठीक है, इनहेरेंट यानी कि पैदाइशी तौर पे डिसएडवांटेज इसको मिल रहा होता है ऑफ बीइंग फॉरेन। जाहिर सी बात है, एक आदमी भी जब अपने मुल्क से किसी दूसरे मुल्क में जाकर एडजस्ट करने की कोशिश करता है तो सबसे पहले उसके पास प्रॉब्लम्स ये आती है कि वो वहाँ के कल्चर और वहाँ के नॉर्म्स और लोकल के लॉज और इन सारी चीज़ों से बिल्कुल वाकिफ़ नहीं होता। ठीक है, सेम प्रॉब्लम इस कंट्री को आती है। ठीक है, तो क्या होता है कि जो एफिलिएट्स होते हैं unaware of local cultures and norms। ठीक है, इसकी वजह से होता है कि जब वो घुल मिल ही नहीं पाते वहाँ, तो जाहिर सी बात है वहाँ के लोगों का जब मेंटेलिटी का अंदाज़ा नहीं होगा तो प्रोडक्शन कैसे करेंगे। ठीक है, और लोकल के लॉज के बारे में नहीं मालूम। ठीक है, तो ये चीज़ें एक तरीके से डिमोटिवेशन भी कर देती हैं। ठीक, तो लोकल कल्चर और नॉर्म्स के बारे में अनअवेयरनेस जो है ये लीड करती है लेस नॉलेज ऑफ इकोनॉमी, जो कि ज़ाहिर सी बात है फिर लेस नॉलेज के साथ जो भी आप फैसला करेंगे वो आपका जो फैसला होगा, यानी कि जो भी फैसला किया जाता है एफिलिएट की तरफ से, कंपनी की तरफ से, वो उसको नुकसान देगा। कोई भी फैसला, प्रोडक्शन कौन सी होनी है, कैसे होनी है, लोगों का कैसा माइंड सेट है, सब कुछ तो पता नहीं है आपको। जैसे यहाँ के लोगों का है, यहाँ का आपको पता है ईद नज़दीक आ रही है तो लोगों ने बकरे और गाय की तरफ ज़रूर जाना है। ठीक है, अब यही होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वो जो पहले 2-2 गाय ले रहे थे अब एक ले लेंगे, या थोड़े बहुत पैसे ज़्यादा हुए तो शायद बकरा ही ले लें, मगर लेंगे ज़रूर, ये भी पता है। तो मेंटालिटी का जब अंदाज़ा होता है तो फिर आप फैसला कर लेते हो कि हाँ हमारे मुल्क का तो ये रुझान है, हमें मालूम है कि ये इस तरीके से रिएक्ट करेंगे, तो इस वक्त अगर हम इस बकरों के अंदर इन्वेस्टमेंट कर लें तो हमारा बहुत फ़ायदा हो सकता है। ठीक, तो मगर जब आप एक बिल्कुल गैर मुल्क में जाके अपनी पाकिस्तानी वाली मेंटालिटी लगाओगे तो चल सकेगी? यहाँ पे आके जो है फिर इसी तरीके से ये जो एक आपकी एफिलिएटेड फर्म होती है ये भी नुकसान में आती है। ठीक है, दूसरा है फर्म स्पेसिफिक एडवांटेज। ठीक है, तो फर्म स्पेसिफिक एडवांटेज जो है बेसिकली ज़ाहिर सी बात है फॉरेन की चीज़ें डोमेस्टिक के अंदर तो मौजूद नहीं होंगी ना। ज़ाहिर सी बात है एक कंपनी है जो कि बाहर से अपनी टेक्नोलॉजी लेकर आ रही है, मशीनरी बाहर से ला रही है, फिज़िकल कैपिटल बाहर का आ रहा है, फर्म का सीक्रेट टेक्नोलॉजी है जो कि वो इस्तेमाल करती है प्रोडक्शन के अंदर, तो आपको लोकल के अंदर तो नहीं मिलेगा ना। तो ये जो फर्म की स्पेसिफिक एडवांटेज होती है ना, ये इनका इनहेरेंट एडवांटेज डिसएडवांटेज वाला जो एक नुकसान होता है उसको कवर अप करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ कि फॉरेन कंट्री firm brings special and secret ways to
परफॉर्म द टारगेट, यानी कि प्रोडक्शन करना और उससे प्रॉफिट जनरेट करना। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होता है, ये अपना इनहेरेंट डिसएडवांटेज का जो प्रॉब्लम होता है उसको हल कर लेता है। ठीक है, तीसरा फैक्टर क्या आता है, लोकेशन फैक्टर। तो लोकेशन फैक्टर क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ पे जो होम कंट्री है, होम कंट्री से प्रोडक्शन करना दैन उसको एक्सपोर्ट करना जो है वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। मगर यही एक एफिलिएट जो है वो किसी दूसरे कंट्री के अंदर खुलती है तो वो होस्ट कंट्री में प्रोडक्शन करना, फिर उस गुड वो सेम गुड को एक्सपोर्ट कर देने से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो कम है। तो जाहिर सी बात है आपको लोकेशन का फैक्टर पड़ना है। क्या पता आपने जैसे यूएसए की एक फर्म ने पाकिस्तान के अंदर चीज़ें जो है वो भेजनी थी, एक्सपोर्ट करनी थी, मगर यूएसए से यहाँ भेजना जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का खर्चा आ रहा था। उसने क्या किया, उसने किसी ऐसी लोकेशन पे, चल फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया में या बांग्लादेश के अंदर अपनी जो है एक एफिलिएट खोल दी। एफिलिएट खोलने से क्या होगा, अब वो गुड तो वही है ना, नाम भी उसी ब्रांड का छपेगा, ब्रांड नेम भी वही होगा, तो वो जो प्रोडक्शन वहाँ हो रही थी वो हमारे यानी पाकिस्तान में आने के लिए इंडिया या बांग्लादेश के एफिलिएट में हो जाएगी, और ट्रांजैक्शन जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि वो बासानी इंडिया या बांग्लादेश से कम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के साथ पाकिस्तान में अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, लोकेशन का फैक्टर आता है। इसके अलावा लोकेशन का एक और फैक्टर जो बनता है, ये बनता है कि ट्रेड ब्लॉक, अगर याद हो आपको तो ट्रेड ब्लॉक क्या था कि आप एक ऐसे ग्रुप का हिस्सा बन जाओ जो आपस में तो फ्री ट्रेड कर रहा है, मगर बाकी सब पे जो है उसने पाबंदियाँ लगा दी हैं, ट्रेड बैरियर्स लगा दिए। तो ट्रेड ब्लॉक में क्या हो गया कि अब फॉर एग्ज़ाम्पल फर्म जो एक ऐसी होस्ट कंट्री के अंदर है जो कि एक ट्रेड ब्लॉक का हिस्सा बन गई, तो अब वो बहुत फ्रीली एक ऐसी कंट्री को अपने गुड्स सेल एंड परचेज़ कर सकती है जिससे वो पहले नहीं कर पा रही थी। ठीक है, अब हम चल रहे हैं चौथे के ऊपर, यानी कि इंटरनलाइजेशन एडवांटेज। 4 इंटरनलाइजेशन एडवांटेज। ठीक है, इंटरनलाइजेशन एडवांटेज बेसिकली ये कहता है, या ये एडवांटेज वो एडवांटेज होता है ऑफ यूजिंग एसेट within the firm rather than finding other firm that will buy, rent और लाइसेंस the asset। यानी कि अपनी जो एक फर्म एफिलिएट खुली हुई है उसी के अंदर से जो है वो अपने एसेट का इस्तेमाल कर ले, बेहतर है ना कि वो बाहर वाले किसी और दूसरी फर्म से बाय करे, यानी कि दूसरी फर्म से ख़रीदे या रेंट करे या उनसे जो है लाइसेंस कर ले एसेट का। अब लाइसेंस क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जो ख़रीदने वाला है वो कॉस्ट कम पे करना चाहेगा लाइसेंस की, मगर जो देने वाला है वो कॉस्ट ज़्यादा करेगा। तो बेहतर तो यही है कि वो अपने जो इकॉनमी के अंदर है, यानी कि जो फर्म के अंदर है, एसेट्स उसी का इस्तेमाल करे और प्रोडक्शन करे। फिफ्थ ओलिगोपोलिस्टिक राइवलरी। तो ओलिगोपोलिस्टिक राइवलरी, ठीक है। ओलिगोपोली, अब देखो हमारी जो फर्म्स होती हैं मल्टीनेशनल के जो एफिलिएट्स होते हैं
वो छोटी छोटी फर्म्स नहीं होती हैं, यानी कि छोटी छोटी फर्म्स और बहुत सारी, ऐसा नहीं होता। वो दो इक्का दुक्का और फर्म्स होती हैं जो कि एक लार्ज स्केल पे बनी होती हैं, ठीक है। तो ओलिगोपोली का क्या होता है कि वो परफेक्ट कंपटीशन जैसा नहीं होता कि छोटी छोटी फर्म्स बनी हुई है। वो कहता है कि 2 या 3 फर्म्स होंगी, लार्ज फर्म्स होंगी, और वो ही जो है एक गुड को प्रोड्यूस करके पूरे वर्ल्ड के ऊपर डोमिनेंट होंगी, ठीक है, ओलिगोपोली। ठीक है, तो इन रियल वर्ल्ड ये होता है कि जब आपके 3-4 फर्म्स जो हैं वो एक ही कंट्री के अंदर अपने एफिलिएट्स खोलती हैं सेम गुड की, तो क्या होता है कि वो ओलिगोपोली बन जाता है, ठीक है। तो वो लोग आपस में मिल बांट के जो है इसको अपना जो है वो इकोनॉमी के अंदर रोल प्ले कर रहे होते हैं या वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। तो 2 to 3 और मे बी 5 तक जो है बिग फर्म्स प्रोड्यूसिंग सेम गुड। ठीक है, तो इसके साथ जो है वो अपना यानी कि एक जो एफिलिएट खुली है उसने देखा कि उस कंट्री के अंदर जो है मज़ीद सेम गुड की 2-3 और एफिलिएट्स खुली हैं डिफरेंट, ठीक है, और वो भी बढ़ेगी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ तहिया किया और ओलिगोपोली फॉर्म कर ली, और ओलिगोपोली से काम करते रहे। इसके बाद जो आता है वो आता है टैक्सेशन ऑन मल्टीनेशनल इंटरप्राइजेस प्रॉफिट, ठीक है। इसको एक एग्जांपल है टेबल की, मैं उसी से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक जो है एमएनई है जिसने 2 एफिलिएट्स खोले हैं, ठीक है। एक है जर्मन के अंदर, जर्मन की एफिलिएट है, ठीक है। दूसरी है सिंगापुर की, तीसरी जो है वो ग्लोबल एमएनई है, यानी कि पूरी इन दोनों एमएनई से टोटल कितना फ़ायदा मिल रहा है, ठीक है। और फिर टैक्सेशन लगा के देखेंगे कि कौन से जगह पे रख के जो है वो एक फर्म को फ़ायदा हो, ठीक है। यहाँ पे हम 3 प्राइसेस को देखेंगे। यहाँ पे आपके पास आ गया ट्रांसफ़र प्राइस ऑफ द कंपोनेंट। अब ये ट्रांसफ़र प्राइस क्या होता है वो बता देती हूँ आपको मैं, नीचे लिख देती हूँ। ट्रांसफ़र प्राइसिंग इज द सेटिंग बाय कंपनी of prices for things that move between units of company, ठीक है। यानी कि ये ट्रांसफ़र प्राइसिंग जो होती है वो एक कंपनी की सेटिंग होती है प्राइसेस की, ठीक है। यानी कि वो प्राइसेस और उनके यूनिट्स को जो है डिफरेंट एफिलिएट्स के दरमियान में घुमा के देखते हैं कि ग्लोबली एमएनईज़ को कितना फ़र्क पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे अब मैं लिखने लगी हूँ, साथ से समझाती हूँ। 8 जो है वो टोटल कॉस्ट है गुड की, ये 10 और 13, ठीक है। 8 और 13 यानी कि 5 यूनिट का प्रॉफिट कमा रहे हैं, ठीक है। पहले वाले में क्या हो रहा है कि सारा का सारा प्रॉफिट 5 वाला वो अपना जर्मनी में दे रहा है, ठीक है। सिंगापुर में कुछ भी नहीं है, इसलिए टैक्स भी नहीं लग रहा। इसको लिख दूँ बिफोर टैक्स
आफ्टर टैक्स, बिफोर टैक्स, आफ्टर टैक्स, बिफोर टैक्स, आफ्टर टैक्स। ठीक, तो आफ्टर टैक्स क्या होगा? फॉर एग्जांपल जर्मन के अंदर जो है 50% टैक्स रेट चल रहा है, यानी कि जितना प्रॉफिट है उसका 50% वो टैक्स ले लेंगे, बाकी आपके पास। और सिंगापुर के अंदर 20% है। ठीक है, तो 50% और 5 विल बी 2.5, यानी कि 2.5 उन्होंने ले लिया और $2.5 जो है वो उन्होंने छोड़ दिए। अब चूँकि यहाँ पे सिंगापुर में एक भी नहीं रखा था, तो उसका कोई एफिलिएट नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो उन्होंने कोई टैक्स नहीं लगा। ठीक है, अब इसको सम अप कर लेंगे। बिफोर टैक्स तो 5 है, आफ्टर टैक्स है $2.5। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ट्रायल किया कि चलो 2 यूनिट जो है कि 2 ट्रांसफ़र प्राइसिंग कर दिए, 3 जो थे वो उन्होंने सिंगापुर में भेज दिए और 2 यहाँ रहने दिए। ठीक है, तो इसका आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो 2 का 50% हो गया 1, यानी कि 1 उन्होंने रख लिया और 1 दे दिया यहाँ पर वापस। ठीक है, और 3 का 20% निकालेंगे। ठीक है, 3 × 20 0.6 वैल्यू बन रही है, जो मैंने 3 का 20% निकाला। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, 3 में से 0.6 माइनस कर दूँगी, तो मेरे पास आ जाएगा 2.40। ठीक है, तो आफ्टर टैक्स मेरे पास क्या बच रहा है सिंगापुर में? 2.40। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, ग्लोबली इसका लिख लूँगी। ठीक है, तो 2 और 3 तो हो गया 5 टोटल बिफोर टैक्स में। ठीक है, और आफ्टर टैक्स में क्या हो गया? 2.40 प्लस 1 हो जाएगा 3.40। सही हो गया। अब हम देख रहे हैं कि बिफोर टैक्स तो सेम है, मगर आफ्टर टैक्स वाला बढ़ गया, यानी कि सिंगापुर में पैसे रखने का या ट्रांसफ़र प्राइसिंग करने का उनको फ़ायदा हुआ। अब वो क्या करेंगे, जर्मन के अंदर एक भी चीज़ नहीं रखेंगे, सब कुछ जो है वो ट्रांसफ़र प्राइसिंग से सिंगापुर भेज देंगे। तो 5 यहाँ पे, $5 यहाँ पे। अब इस 5 का 20%, फाइव का 20% बन रहा है 1। ठीक है, यानी कि मैंने 5 में से जब 1 माइनस किया तो मेरे पास आ गया 4, तो 4 यहाँ पर। ठीक है, अब मैंने जब इनको सम किया तो ये 5 और ये 4, यानी कि सिंगापुर के अंदर अपने गुड्स की ट्रांसफरिंग प्राइसिंग करना जो है वो ग्लोबल जो आपकी मल्टीनेशनल एंटरप्राइज थी उसके लिए फ़ायदेमंद था। ठीक है, तो कहाँ जाएगी? जहाँ पे टैक्स रेट कम होगा वो अपनी सारी की सारी चीज़ें वहाँ रखेगी, क्योंकि उसको वहाँ पे लोकेशन वाइज फ़ायदा हो रहा होगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ चीज़ क्लियर हो गई होगी। इसके आगे हम देखेंगे कि एफडीआईज़ को या मल्टीनेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड्स को जो है ये टैक्स करना, इनफ्लो को रोकना या आउटफ्लो को रोकना क्या फ़ायदेमंद है या नहीं। ठीक।